हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज़ गोइंग फाइन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नया चैप्टर, दैट इज़ ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। अब ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से हमें क्या समझ में आता है कि हमारा इंडिया इतना बड़ा है ना। अब हम अलग अलग जगह रहते हैं एंड बचपन से सुनते आ रहे हैं दैट वी हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी हियर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतना अलग अलग कल्चर है हमारे पूरे इंडिया का। आप नॉर्थ चले जाओ, साउथ चले जाओ, ईस्ट, वेस्ट एंड मिडल ऑल्सो, कहीं पे भी चले जाओ, वी हैव, हमारा कल्चर हर 10 किलोमीटर पे चेंज हो जाता है, राइट। स्टिल वी डिस्पाइट बीइंग सच अ डाइवर्स कंट्री, हमारे अंदर इतनी यूनिटी है, वी हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दैट इज इंडिया। सो दिस चैप्टर हियर आपको क्या कर रहे हैं, ग्लिम्सेस दे रहे हैं, झलक दे रहे हैं उन्हीं कुछ स्पेसिफिक कल्चर की या फिर लेसर नोन कल्चर्स की, जिसके बारे में जनरली इतना पॉपुलर नहीं होते, तो हमें चीज़ें पता नहीं होती। बट येस, ऑल ऑफ द ऑथर्स हेयर, इसमें हमारे पास 3 स्टोरीज़ हैं जिसमें आपके जितने भी ऑथर्स हैं उन्होंने क्या किया है, एक जगह की पिक्चर क्रिएट करी है, एक पिक्चर पेंट करी है आपके लिए, इतना विविड डिस्क्रिप्शन दिया है चीज़ों का कि आप एक्चुअल में फील कर सकते हो कि हाँ, हम उस जगह पे होके आए हैं, और आपको टेक्निकली खूब सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि उस जगह में क्या स्पेशल चीज़ है। ऑलराइट, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन करे कि यार अब इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है कि हम एक बार इस जगह को पक्का घूम के आते हैं। ऑलराइट, सो पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। और हमारे जो ऑथर हैं वो हैं लुसियो रॉड्रिगेज। ऑलराइट, he was born on in 1916 and unfortunately we lost him in 1973. Was one of the few outstanding Konkani essayists. Essayist means that passage लिखना, short stories लिखना, चीज़ें कोंकणी लैंग्वेज में बोलना। An authority on Goan folklore, he contributed several articles in English and Konkani. वो क्या करते थे, दोनों ही तरीके, दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखते थे, one being English and other being Konkani. Rodriguez essays in English and the English translation of his Konkani essays were posthumously published under the titles of Soil and Soul and Konkani Folktales. A touch of humor and informal narration are well-known features of his style. अब सी posthumously क्या वर्ड होता है, नया वर्ड है, आई एम श्योर आपके लिए कुछ लोगों को पता भी होगा। posthumously means that once a person dies, उनके बाद में आफ्टर देयर डेथ उनका जो काम है उसको सराहा जाता है किसी भी तरीके से। तो अब जब हम उस अवार्ड की या फिर हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं कि हाँ भाई, नाउ वी आर शोइंग अप्रिसिएशन टू हिम, तब बताया जाता है कि ये अवार्ड जो है वो उनको पोस्टुमसली दिया गया था। ऑलराइट, दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है यहाँ पे, दैट उनका जो नरेशन स्टाइल है, दैट मीन्स जिस तरीके से वो चीज़ें लिखते हैं, चीज़ें हमें बताते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमरस वे में बताते हैं। मतलब एक लाइटर टोन होता है उनकी चीज़ों को बताने में। ऐसा नहीं लगेगा कि वो आप कोई स्टोरी या फिर आप कोई लिखी हुई चीज़ पढ़ रहे हो या फिर आप कोई फैक्ट्स गैदर कर रहे हो। आपको लगेगा जैसे जब आप स्टोरी पढ़ रहे हो या सेगमेंट्स पढ़ रहे हो, आपको लगेगा दैट द ऑथर हिमसेल्फ इज टॉकिंग टू यू, जैसे आपका कोई रियल लाइफ फ्रेंड आपके सामने बैठ के आपके साथ में चीज़ें डिस्कस कर रहा है और अपना एक्सपीरियंस नरेट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द की पॉइंट, दीज टू आर द की पॉइंट्स ऑफ नरेशन स्टाइल ऑफ लुसियो रॉड्रिगेज। ऑलराइट, क्या है, पहला ह्यूमर एंड दूसरा इनफॉर्मल नरेशन। इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। इसमें आपको यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है जिसमें आपको डिस्कस करना है। आई एम श्योर ये आप अपने आप करोगे बिकॉज इट इज़ एन इंटरैक्टिव थिंग। अगर मैं आपको बता भी दूंगी सो इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ मच डिफरेंस। आप अच्छे से इसको पढ़ो एंड डिस्कस इट अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। A breaker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in this society. किस सोसाइटी की बात हो रही है, गोवन विलेज के बारे में बात हो रही है। गोवन विलेज, गोवन मतलब गोवा जो जगह है उससे रिलेटेड। ऑलराइट, पेन पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, अ पेन पोर्ट्रेट इज एन इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब जैसे मान लो आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, और आप कोई बढ़िया सी जगह पे घूमने गए एंड आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो अरे बहुत मज़ा आया वहाँ पे, तो ये हमने किया, वो किया, एडवेंचर स्पोर्ट्स था, ये था, वो था, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू टेल देम, ठीक है। और यही आप मान लो एक लिखने लग जाओ और अच्छे से डिस्क्राइब करो उस पूरे चीज़ को, तो हम उसको क्या कहेंगे, पेन पोर्ट्रेट कहेंगे। इनफॉर्मल तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में बताना। तो ये जो हमारा चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये भी एक पेन पोर्ट्रेट है, एक इनफॉर्मल तरीका है बताने का। किसके बारे में, एक बेकर,
बेकर कौन होते हैं? जैसे हम यूजुअली अभी देखते हैं तो जो चीज़ों को बेक किया जाता है एक हीटेड अवन में, या फिर पहले के ज़माने में फर्नेसेस होते थे, भट्टियाँ होती थी जिसमें आप चीज़ों को बेक करते थे, ठीक है, मतलब डायरेक्ट आंच ना लगा के हीट को प्रोड्यूस करके फिर जब चीज़ों को आप कुक करते हो, दैट इज़ व्हेन वी से कि हम उन चीज़ों को बेक कर रहे हैं। और वो बेकर क्या है? एक गोवन सोसाइटी में, एक गोवन विलेज में उसकी अभी भी क्या इम्पोर्टेंस है इतने टाइम के बाद में भी, मतलब उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या थी, ट्रेडिशनल रोल क्या थे उनके पहले, और आज के ज़माने में भी उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। ऑलराइट, सो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread. अब यहाँ पे हमारे खूब सारे की पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला, पोर्चुगीज डेज का क्या मतलब है, और आर एल्डर्स मतलब यहाँ पे ऑथर के ही एल्डर्स की जो है वो बात हो रही है, ठीक है। ऑथर क्या होते थे? उनके जो एल्डर्स थे, उनके वहाँ पे जो बुजुर्ग थे, वो क्या होते थे? बैठ के काफ़ी याद करते थे। जब ऑथर छोटे थे तब वो याद करते थे कि पहले के जो पोर्चुगीज़, गुड ओल्ड पोर्चुगीज़ डेज थे, मतलब जो हमारा गोवा था, गोवा वॉज रूल्ड बाय पोर्चुगीज़ फॉर अराउंड आई थिंक 450 ईयर्स। ऑल राइट, और उनको जो इंडिपेंडेंस थी वो अलग हुए थे पोर्चुगीज रूल से, वो हुए थे 1961 के अराउंड में, ठीक है। दैट इज़ व्हेन इट गॉट मर्ज्ड अप विद इंडिया। ऑल राइट, सो ये उसी ज़माने की बात है। तभी जो है, क्योंकि गोवा इतने टाइम तक रूल किया गया, ऑलमोस्ट 450 ईयर्स, इट एक सिग्निफिकेंट टाइम है, जिससे क्या होता है एक ट्रेडिशनल डेवलप हो जाता है वहाँ पे। तो आज भी देखा जाए तो वहाँ पे पोर्चुगीज़ कल्चर की जो है हिंट्स मिलती हैं, आपको देखने को मिलता है वहाँ पे पोर्चुगीज़ कल्चर। ऑल राइट, सो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो क्या करते थे? बैठ के सोचते थे। रेमिनिसिंग का मतलब क्या होता है? रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मीन्स थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। आराम से, जैसे आपकी कोई बहुत अच्छी मेमोरी हो पुरानी, तो आप उसको अच्छे से बैठ के, कभी कभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो, राइट, कि हम जब छोटे थे तब हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, या हम छोटे थे तो हम उस जगह घूमने गए थे एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस, ठीक है। तो यही होता है रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। मतलब नॉस्टैल्जिया मतलब क्या होता है? जब आप कोई पुरानी अपनी चीज़ को याद करते हो, अ गुड मेमोरी, यूजुअली अ गुड मेमोरी। ऑल राइट, तो जो वहाँ के बुज़ुर्ग थे वो क्या करते थे? पोर्चुगीज़ डेज़ को बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से नॉस्टैल्जिकली याद करते थे, और पोर्चुगीज़ और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड को याद करते थे। पोर्चुगीज़ पीपल को तो याद ही करते थे, साथ ही लोव्स ऑफ ब्रेड को भी याद करते थे। लोव्स का मतलब क्या होता है? अ ब्लॉक ऑफ ब्रेड यूजुअली स्लाइस्ड बिफोर ईटिंग। अब आपने अपने घरों में नॉर्मली ब्रेड का पैकेट देखा होगा, जो पैकेट होता है वो कुछ क्यूबॉइड सा स्ट्रक्चर होता है, राइट, बस उसी को हम लोफ कहते हैं, ठीक है। इनको आप क्या करते हो? स्लाइस करते हो एंड देन यू यूज इट एज नॉर्मली एज ब्रेड, जिसमें आप सैंडविच एंड ऑल दैट बनाते हो, ठीक है। तो इसी पूरी जो ब्रेड का जो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसको लोफ कहा जाता है। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still here. क्या बोल रहे हैं? Those eaters मतलब क्योंकि ये पोर्चुगीज़ कल्चर है, ब्रेड मेकिंग जो है वो पोर्चुगीज़ लोगों का एक स्पेसिफिक तरीका था। वो उसी तरीके से ब्रेड मतलब खाना खाते थे। अगर आप अभी देखोगे तो हमारा जो ब्रेड का फॉर्म है दैट इज़ रोटी, चपाती, है ना, हम उनको ब्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो उनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्रेड होता था वो इसी ब्रेड को स्पेसिफिकली कहा जाता था, ठीक है। वो तो चले गए, उनका रूल ख़त्म हो गया तो वो चले गए, लेकिन उस ब्रेड को बनाने वाले अभी भी यही हैं। द बेकर्स आर स्टिल हियर. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. क्या है मिक्सर्स? मतलब जैसे ऑब्वियसली बात है, जो इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको इतनी लार्ज अमाउंट में मिक्स भी तो करना होता होगा इवनली, देन ओनली यू गेट अ परफेक्ट टेक्सचर ऑफ द ब्रेड, है ना। तो आपके यहाँ पे जो पूरी ब्रेड को बनाने के लिए जो प्रोसेस में लोग इंक्लूडेड थे, दैट बीइंग द मिक्सर्स, द मोल्डर्स। मोल्डर्स का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु मोल्ड्स, मतलब इस शेप में लाने वाला जो बंदा होगा उसका एक सेपरेट काम होता है कि इस स्पेसिफिक शेप का ही लोफ बनना चाहिए, ऑल राइट। एंड ऑल्सो जो फिर फाइनली उन चीज़ों को बेक करे, उस पूरे मिक्सचर को बेक करे, तो वो बेकर्स भी यहीं पे है। Those age old time tested furnaces still exist. Age old मतलब बहुत पुराने, अभी भी, और time tested का मतलब क्या है कि
उनको परखा गया है क्योंकि वो इतने टाइम तक यूज़ हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज अगर हम उनमें काम करने जाएं तो वो ख़राब हो जाएंगे या फिर हमें सही प्रोडक्ट नहीं निकाल के देंगे, ठीक है। दे हैव बीन टाइम टेस्टेड और वो बहुत पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहे हैं। क्या यूज़ किए जा रहे हैं? फर्नेसेस। फर्नेसेस मतलब भट्टी। यूजुअली आपने देखा होगा, जैसे तंदूर भी देखा होगा, तंदूरी रोटी खाते हो, है ना, तो वो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ फर्नेस ओनली, जिसमें भट्टी आप आग जला के यू बेक थिंग्स। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन येट एक्सटिंग्विश्ड। अब ये एक फिगरेटिवली बात बोली जा रही है कि अभी भी जो चूल्हे हैं, जो भट्टी है, उसकी आग अभी भी बुझाई नहीं गई है। क्यों? मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो भट्टियाँ जो है वो बंद कर दी गई हैं क्योंकि पोर्चुगीज़ लोग यहाँ से चले गए हैं। नो, द इन्फ्लुएंस इज स्टिल देयर। अभी भी वहाँ जो है, जो बेकिंग है, इट इज़ अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द कल्चर। The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning. Heralding का मतलब क्या है? Announcing, ठीक है। द थर्ड एंड जिंगल मतलब जैसे बैम्बू लेके आते थे, बैम्बू की जो स्टिक होती है उसको वो लेके आते थे जो बेकर हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह क्या करते थे, उनका ब्रेड बेचने आते थे लोगों को, राइट। तो जो क्या होते थे, वो मारते हुए आते थे रोड पे, तो उसी थर्ड एंड जिंगल, क्योंकि इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट साउंड, तो दैट इज़ वाई उस थर्ड आवाज़ को जिंगल के साथ में जोड़ा जा रहा है कि उसी आवाज़ से क्या होता था, हम मॉर्निंग में उठते थे। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. हो सकता है कि जो फादर थे, जो पहले के ज़माने में बेकर्स थे, वो शायद मे बी अलाइव अभी ना हो, मतलब पोर्चुगीज़ कल्चर के टाइम पे अलाइव रहे हों, बट अब ना हो, लेकिन उनके बेटों ने, उनकी जो आगे की जनरेशन है, उन्होंने बेकिंग नहीं छोड़ी है, वो अभी भी उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। These bakers are even today known as padder in Goa. क्या है? इन बेकर्स को एक स्पेसिफिक नाम से बुलाया जाता है जिसे कहते हैं पैडर। ऑल राइट। Furnaces, third and jingle, making a light metallic ringing sound. All right. So I hope this is clear. Next. ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आर फ्रेंड। अब क्या है, जो ऑथर हैं, जब वो छोटे रहे होंगे, जो वो गोवा में रहते थे, उस टाइम पे क्या था, वो कह रहे हैं कि जो बेकर था वो सिर्फ एक ऐसे नहीं था कि वो शॉप किसी चीज़ का ओनर है, वो आ रहा है, हमको चीज़ें बेच रहा है और वो चला जा रहा है, ऐसा नहीं था। दैट बेकर यूज टू बी आर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। कंपेनियन मतलब जो आपको कंपनी दे, और गाइड मतलब कहीं ना कहीं उनको चीज़ों के बारे में वो बताते भी थे, उनको गाइड करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। और क्या था, जो बेकर थे वो कम से कम 2 बार तो आते ही थे, ज़्यादा बार भी आ सकते थे, लेकिन मिनिमम था कि भाई 2 बार तो आएंगे ही। वंस वेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket. पहले क्या था, वो आते थे जब वो अपने मॉर्निंग राउंड पे निकलते थे, किसको, लोव्स ऑफ ब्रेड को बेचने के लिए, ठीक है। पहले वो राउंड पे मिलते थे वो उनसे, लेकिन जो सेकंड राउंड होता था, जब वो पूरा अपना जो बड़ा बास्केट होता था जिसमें ब्रेड खाई जाती थी, ब्रेड होती थी, वो बेच के जब वो वापस आ रहे थे, तो वो सेकंड राउंड होता था, जब वो क्या होता था, बच्चे जाके मिलते थे उनसे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep. और क्योंकि वो इतना अर्ली आते थे, सुबह सुबह आते थे, क्योंकि ब्रेड एक तरीके से, जैसा हमें पता लग रहा है कि इट इज़ अ स्टेपल फूड, मतलब वो बहुत ज़्यादा खाया जाता था, वहाँ पे मेन खाना था उस गोवन कल्चर का, गोवन विलेज का। दैट मीन्स तो वो सुबह सुबह ही आएंगे ना, तभी तो खा के देन द फुल डे दैट इज़ बीइंग यूज्ड। तो वो सुबह सुबह आते थे, तो उसी थर्ड एंड जिंगलिंग साउंड से क्या होता था, बच्चों की नींद खुलती थी और वो सुबह उठ जाते थे। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, जाके वो उनसे मिलते थे और उनको नमस्ते कहते थे, या हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, जो भी वहाँ का कल्चर था वो उनको ग्रीट करते थे। वाई वॉज इट सो? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? नॉट एट ऑल। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे अंदर ये जो इतना एक्साइटमेंट होता था किसी उस बेकर के आने का, तो वो उसका रीज़न क्या था? क्या उसका रीज़न ये था कि हम वो ब्रेड के लोफ का वेट करते थे? नॉट एट ऑल। तो असली रीज़न क्या था वो अब हम देखते हैं। The loaves were brought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. अब वो बता रहे हैं कि जो ब्रेड, जो loaves of bread है, उनको खरीदने के लिए तो घर की जो मेड होती थी वो आती थी, और उन्होंने बोला है कि मतलब ये अलग अलग नाम है कि या तो पैस्किन आती थी या बैस्टिन आती थी, दीज आर नेम्स ऑफ
मेड सर्वेंट्स जो उनके घर में होते थे, वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर, लॉन्ग्ड का मतलब जब आप इच्छा रखते हो किसी चीज़ का और आपका मन करता है कि काश ये हमें मिल जाए, वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। और क्या था, वो ब्रेड बैंगल्स के लिए उनके मन में इतना ज़्यादा डिज़ायर होता था कि ये हमको मिल जाए, और वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देख के लेते थे कि हमारे पास जो भी ब्रेड बैंगल आए वो अच्छा वाला है, ठीक है। अब ब्रेड बैंगल्स क्या होता है, वो इस तरीके से कुछ दिखते हैं। हेयर रेफर्स टू द ब्रेड इन द शेप ऑफ अ बैंगल कॉल्ड कनकोन। ये जैसे आप चूड़ी का शेप होता है, एक तरीके से रिंग का शेप देखा जाए तो एक आउटर सर्कल होता है और उसके बीच में भी एक छोटा सर्कल होता है, जैसे वड़ा भी हमने देखा है, उसमें भी एक बाहर बड़ा सर्कल होता है, इट इज़ अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो ऐसा ही एक स्वीट ब्रेड बनता था जिसको ब्रेड बैंगल्स कहा जाता था, क्योंकि वो एक बैंगल की शेप में होता था, और उसका जो नॉर्मली जो विलेज में नाम था वो दैट वाज कनकोन, ऑलराइट। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। और क्या होता था, और वो कभी कभी तो वो इतना ज़्यादा स्पेशल लगती थी, क्योंकि वो बहुत ही अलग तरीके से बनाई जाती थी, क्योंकि वो अलग लगती थी, नॉर्मली जो ब्रेड खाई जाती थी उससे इट वॉज अ डिफरेंट ब्रेड, और उसी के लिए बच्चे क्या होते थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। The baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo staff। और बेकर क्या था, वो अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था, मतलब क्योंकि वो जिंगलिंग साउंड आती थी, जो बैम्बू उसको वो ठक ठक करता हुआ आता था, उससे आवाज़ आती थी, तो वो क्या करता था, म्यूजिकल एंट्री, खूब सारा म्यूजिक होता था उसके आसपास में जब वो एंटर करता था। और कैसी साउंड आती थी, झंग झंग साउंड आती थी, किससे, उसके बैम्बू स्टाफ से। स्टाफ का मतलब क्या होता है, स्टिक, ऑलराइट। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से क्या करता था, वो उस बास्केट को सपोर्ट करता था, एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ में एक बैम्बू की स्टिक होती थी जिसको वो जोर जोर से क्या करते थे, ग्राउंड पे मारते थे, अनाउंसिंग हिज अराइवल कि भाई अब आओ, आके आप अपना ब्रेड खरीद के ले जाओ। यूजुअली आपने देखा भी होगा अपने आसपास में, जब आप छोटे रहे होंगे तब तो होता ही होगा, अब आई नो देयर इज अ डिफरेंट कल्चर, वी हैव जोमैटो, स्विगी एंड ऑल दीज थिंग्स, बट पहले क्या होता था, गली में आते थे बेचने वाले, टिक्की वाले, गोलगप्पे वाले, चाट वाले, है ना, और या फिर और भी आपकी बहुत सारी चीज़ें होती थी छोटी मोटी सी, जिनको बेचने के लिए, बर्फ़ के गोले ये भी बेचने के लिए आते थे। तो वो क्या होता था, उनकी एक स्पेसिफिक एक घंटी लगी होती थी, या फिर एक साउंड होती थी स्पेसिफिक, या फिर वो चिल्लाते थे कोई एक अलग एकदम तरीके में कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ। लेट्स से समोसा वाला आया तो उसकी अलग साउंड है, बर्फ़ गोले वाला आया तो अलग साउंड है। सो यही एक तरीका है बताने का कि अब ये स्पेसिफिक आइटम आ गया है, अनाउंस कर दिया गया है, ना आप आओ और अपनी चीज़ खरीद के ले जाओ। He would greet the lady of the house with good morning। वो क्या करते थे, जो भी लेडी ऑफ द हाउस आई हैं खरीदने के लिए, उनको गुड मॉर्निंग, दे यूज टू ग्रीट हिम हर, एंड देन प्लेस्ड हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। और वो क्या करते थे, वर्टिकली रखते थे, मतलब ऐसे बैम्बू की स्टिक रख के एंड उसके ऊपर अपना क्या करते थे, बास्केट प्लेस कर देते थे आफ्टर ग्रीटिंग द लेडी ऑफ द हाउस। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, स्कोल्डिंग, मतलब बच्चों को जैसे थोड़ा डांट नहीं देते हैं कि हाँ चलो साइड हटो, तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे, इसी तरीके की उनको डांट पड़ जाती थी। और उनको क्या होता था, बच्चे मतलब अलग पुश हो जाते थे, बिकॉज अब वो यार मेन काम खरीद रहे हैं, अब बच्चों को थोड़ी ना देखेंगे वहाँ पे, तो दे वर पुश्ड असाइड अ लिटिल, एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और क्या होता था कि जो सर्वेंट होते थे घर के, उनको वो लोव्स ऑफ ब्रेड क्या होती थी, वो दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, मतलब हम हार नहीं मानते थे। हम क्या करते थे, वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट समहाउ। और वो क्या करते थे, कोई ना कोई साइड में बेंच होती थी, चेयर होती थी, या फिर पैरापेट। पैरापेट का मतलब क्या होता है, एक रेलिंग या फिर एक लो वॉल। जैसे आपने देखा होगा घरों के बगल में ऐसे छोटी सी ऐसे पटिया टाइप की निकली होती है, उसी पे क्या करते थे बच्चे खड़े होके झांकने लग जाते थे, क्योंकि बच्चे यूजुअली क्या होते हैं, छोटे होते हैं ना हाइट में, तो उनको ऐसे ऊपर नहीं दिख रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे चढ़ के अपनी हाइट इंक्रीज करके ऐसे झांक झांक के देख लेते थे कि हमारे मतलब की क्या चीज़ है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। एक स्पेसिफिक खुशबू आती थी किस चीज़ की, उन लोव्स ऑफ ब्रेड की, जो अभी भी ऑथर को याद है। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, सेंट, किसी भी चीज़ की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल।
लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। और जो लोव्स होती थी, जो पूरा स्ट्रक्चर होता था ब्रेड का पूरा बड़ा पीस, वो किसके लिए होता था? अडल्ट्स के लिए होता था। और जो बैंगल्स होते थे, स्वीट बैंगल्स होते थे, वो चिल्ड्रन, बच्चों के लिए होते थे। देन वी डिड नॉट केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ्स प्रॉपरली। और उसी टाइम पे क्योंकि वो सुबह सुबह आते थे बेचने के लिए, तो बच्चों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि नहीं अब तो हमें ब्रश भी नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, फ्रेशन अप भी नहीं होना है, हमें बस चुपचाप बस बैंगल्स खाने हैं। एंड वाई शुड वी, और वो बोल रहे कि क्यों ही करें हम, क्यों हम ब्रश करें, हम क्यों अपना मुंह साफ करें। व्हेन हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। अब यहाँ पे काफ़ी पुराने टाइम की बात हो रही है आपकी, ये नॉर्मल जो प्लास्टिक के ब्रशेज़ होते हैं ये नहीं है। आप क्या करते हो, किसी पेड़ की पतली सी डाली लेते हो, नीम की, मैंगो की, किसी की भी, एंड उसको यूज़ करके आप क्या करते हो, दांत पहले ब्रश किए जाते थे। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अब कौन इतनी मेहनत करे कि जाके मैंगो की वो डंडी तोड़ें या फिर लीफ तोड़ें और फिर उससे ब्रश करें, इतनी मेहनत क्यों करनी है। अब ऐसा वो क्यों कह रहे थे। एंड वाई इज़ इट नेसेसरी एट ऑल, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। अब वो एक अब हम क्या पढ़ के आए थे कि जो ऑथर हैं उनका जो एक स्टाइल है राइटिंग का वो बहुत ह्यूमरस है, ठीक है, वो मजाक कर रहे हैं। तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सेइंग कि वो बच्चा सोच रहा है कि टाइगर जो है या फिर जो जंगली एनिमल्स हैं वो भी तो ब्रश नहीं करते, वो भी तो ऐसे ही जाके खा लेते हैं, तो हम क्यों ब्रश करें। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो ये जो ब्रेड बैंगल्स हैं उसके साथ में हम चाय लेंगे और उसके साथ में क्या होगा, उससे ही हमारा मुंह साफ हो जाएगा, अलग से ब्रश करने की और मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। ओके, marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without the bread। अब क्या बता रहे हैं वो, यहाँ पे एक अगली एस्पेक्ट बता रहे हैं कि बेकर एक और चीज़ बनाते थे जिसको कहते थे बोल। उसके बिना क्या होता था, जो मैरिज गिफ्ट्स होते थे, जो शादी होती थी, जैसे आपने अपने आसपास में भी देखा होगा कि जब शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो बहुत सारी मिठाई बनाई जाती है ना, लोगों को देने के लिए। तो वो वही कह रहे हैं कि मैरिज फंक्शंस जो होते थे वो इनकम्प्लीट, अधूरे लगते थे, किस चीज़ के मिसिंग होने की वजह से। बोल एक अलग तरीके की स्वीट ब्रेड होती थी जो शादियों में दी जाती थी। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। अब जैसे ब्रेड है नॉर्मली, अच्छा आप किसी शादी में जाते हो, ठीक है, एंड यू आर वेरी एक्साइटेड कि हमें खूब सारा अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, एंड पालक पनीर है, मटर पनीर है, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, और वहाँ पे रोटी ना हो, हाउ वुड यू फील, है ना। तो वो यही एक एसेंस बताना चाह रहे हैं कि जैसे एक पार्टी में ब्रेड नहीं होती, वैसे ही अगर एक शादी में बोल जो ब्रेड है, बोल एक टाइप है ब्रेड का, अगर वो नहीं होगी तो उसका चार्म खत्म हो जाता है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। मतलब ये इम्पॉर्टेंस बहुत बताना मुश्किल है कि बेकर जो है वो एक सोसाइटी के लिए, गोवन विलेज के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्क्राइब दैट। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अब जैसे कोई लड़की है जिसका एंगेजमेंट है, तो उनकी जो मदर होती हैं लड़की की, ट्रेडिशनली उनको क्या होता है, वो सैंडविचेस बनाने होते हैं उनके लिए। Cakes and bolhinas are a must for Christmas as well as the other festivals। और केक्स और बोलिनाज क्या है, कोकोनट कुकीज़ का नाम होता है, ठीक है, मतलब नारियल होता है, जैसे नारियल की कुकीज़ बनाई जाती हैं, जैसे बिस्किट्स होते हैं वैसे बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता है बोलिनाज, जो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि क्रिसमस जब आता था तब हमारे केक्स तो इंपॉर्टेंट होते ही थे, साथ में ही बोलिनाज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। Thus the presence of a baker's furnace in the village is absolutely essential। वो ये बता रहे हैं कि इन सारी चीज़ों की वजह से देखा जाए तो एक सोसाइटी में आपकी एक रोज़मर्रा की खाने की बात हो गई, बच्चों के चाट मसाले की बात हो गई, फिर बच्चों के मतलब लाइक इंटरेस्ट की चीज़ों की बात हो गई, मैरिजेस हो गए, क्रिसमस हो गए, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए, सारी ही चीज़ें क्या हैं, अधूरी हैं, किसके बिना, एक बेकर की बिना। तो ये बता रहे हैं कि बेकर का एक गोवन सोसाइटी में जो पोर्चुगीज़ कल्चर इन्फ्लुएंस है उसमें बेकर के बिना कोई मतलब नहीं है। इससे पता लगता है कि बेकर का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आज भी उस सोसाइटी में। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the कबाई। क्या होता था कि उनका एक स्पेसिफिक आउटफिट होता था जिसको वो कहते थे कबाई। It was a single piece long frock reaching down to the knees। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants।
अब वो क्या बोल रहे हैं कि पहले टाइम में उन मतलब जब ऑथर छोटे थे उनसे भी पहले क्या होता था, एक अलग तरीके की ड्रेस पहनी जाती थी जो काइंड ऑफ मतलब बिलो नी आती थी एंड यू नो एक लॉन्ग फ्रॉक जैसी लगती थी, ठीक है। उसको क्या कहा जाता था, कबाई। लेकिन जब ऑथर वॉज यंग, जब उनका टाइम चल रहा था, उस टाइम पे क्या होता था, 3/4 पैंट जिसे आप कहते हो, कैपरी भी आपने सुना होगा, उस टाइप का आउटफिट जो है वो बेकर्स पहनने लगे थे, मे बी बिकॉज इट वॉज मोर फंक्शनल एंड ऑल्सो हाइजेनिक, ठीक है। हाँ, in our childhood we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Basically वो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका शिन एरिया होता है, जो नीज और एंकल्स के बीच का एरिया, उस लेंथ की पैंट्स और शर्ट्स उनके टाइम पे बेकर्स पहनने लगे थे. Even today anyone who wears a half pant which reaches just down below the knees invites the comment that he is dressed like a padder. तो वो बता रहे हैं कि ये कितना एक फैशन स्टेटमेंट बन गया था, एक यूनिफॉर्म टाइप का बन गया था बेकर्स के लिए, कि अगर आज भी अगर कैजुअली भी कोई 3/4 पैंट और शर्ट पहन लेता है तो उसको क्या कहा जाता है, पैडर ही बोला जाता है, उसको एक बेकर की ही रेफरेंस दी जाती है. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. क्या होता था, पूरे महीने वो डिलीवर करते रहते, जैसे न्यूज़पेपर डिलीवर होता है आपके घर पे और एंड में आके वो आपको बिल दे देते हैं, राइट. सिमिलरली क्या होता था, बेकर वो डेली आपके लोव्स ऑफ ब्रेड डिलीवर करते थे और लास्ट में क्या होता था, बिल कैलकुलेट होता था. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. और क्या होता था कि जो कोई बड़ी सी वॉल होगी, उनकी स्पेसिफिक वॉल होगी, दैट वॉज मेंट टू कीप द अकाउंट्स. क्या कि किसके घर में कितना ब्रेड गया, किसका कितना बैलेंस है, कहाँ से हमें कितना पैसा इकट्ठा करना है. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन मतलब एक ऐसा काम था जिसमें खूब सारा प्रॉफिट था, मतलब अपना पैसा जो भी आप चीज़ें लगा रहे हो उसका अमाउंट निकालने के बाद भी बहुत प्रॉफिट था, उसमें आप पैसा काफ़ी अच्छा कमा सकते थे, ठीक है. नेचुरली जब आप देख रहे हो कि इतने सारे जगहों पे उनका इंपॉर्टेंस है, ब्रेड इतनी तरीके से कंज्यूम करी जाती है, ऑब्वियसली बात है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड बिजनेस. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. स्टार्व्ड का मतलब क्या है, हंगर. कभी उनको ऐसा नहीं हुआ कि उनको इतनी ज़्यादा कमी हो गई हो कि उनके पास खाने के लिए कुछ ना हो. बेकर और उनकी फैमिली की स्टेट जो है, उनका जो बिजनेस है वो हमेशा अच्छा चलता था. ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. वो खुद बेकर जो थे, उनकी फैमिली थी और उनके लिए जो काम करने वाले लोग थे, सब हमेशा बहुत ज़्यादा खुश दिखते थे और अच्छा खासा दिखता था कि दे हैव मनी एंड दे हैव वेल्थ. Their plump physique was an open testimony to this. अब plump physique का मतलब क्या है, pleasantly fat body. जैसे किसी का मतलब थोड़ा चबी सा होता है, they are not very slim, है ना, उनका जो होता है कि हाँ भाई ठीक है ये बंदा हेल्दी है, तो उसी तरीके का फिजिक होता था. एंड ओपन टेस्टिमनी मीन्स पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी, मतलब कि हाँ दिख रहा है, ठीक है, कि इससे किस चीज़ से पता चल रहा है कि भाई उनके प्लम्प फिजिक से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो बिज़नेस है बहुत प्रॉफिटेबल है और जो फैमिली है वो काफ़ी प्रॉस्परस है, वेल्दी है और दे आर डूइंग वेल. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. अब वो कह रहे हैं कि जो जैकफ्रूट होता है, जैकफ्रूट मीन्स कटहल, कटहल जैसा होता है, इतना बड़ा सा होता है, प्लम्प सा होता है, मोटू सा. तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा भी वहाँ पे, एक तो वो बोल रहे थे कि 3/4 पैंट्स अगर कोई पहन लेता है उसको भी हम पैडर कह देते हैं, उसको बेकर कह देते हैं. लेकिन अगर आज भी कोई मोटा सा बंदा दिखता है, थोड़ा सा हेल्दी दिखता है, तो उसको भी वो क्या कहते हैं, पैडर के से ही कंपेयर कर देते हैं और उसको पैडर बुला देते हैं. All right, so I guess this is our chapter, a baker from Goa, a baker from Goa. and इसमें हमने पूरा पढ़ा कि भाई बेकर की क्या इम्पोर्टेंस है उस सोसाइटी में, गोवन कल्चर में, और इसका इन्फ्लुएंस आया कहाँ से है, पोर्चुगीज़ कल्चर से, क्योंकि गोवा वॉज रूल्ड बाय द पोर्चुगीज़ पीपल फॉर ओवर अराउंड 450 ईयर्स. ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं हम फटाक से. Goa has a lot of Portuguese influence and you can still see traditional things there. मतलब पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस जाहिर सी बात है बहुत टाइम तक रहा है ना. उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन धीरे धीरे लोग अपना ही लेते हैं जब आपके ऊपर कोई अथॉरिटी होती है. ठीक है. The Portuguese are famous for making loaves of breads and we can find bread bakers there. अब किस तरीके की ट्रेडिशनल, सबसे बड़ा ट्रेडिशनल जो चीज़ थी वो क्या हमें देखने मिली कि पोर्चुगीज़ जो होते हैं वो लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए ही फेमस होते हैं, और यही सेम ब्रेड कल्चर जो है वो हमने कहाँ देखा, गोवा में देखा. ठीक है. The writer shares memory of his childhood in Goa when a friendly baker used to visit their home twice a day in the morning.
द साउंड ऑफ हिज बैम्बू स्टिक वुड वेक देम अप एंड दे ऑल ईगरली रश टू हिम. और जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरी बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो जो बेकर था वो सिर्फ उनके लिए एक जस्ट एक बेकर नहीं था, एक शॉपकीपर नहीं था. वो ऐसा था, वो उनके लिए एक फ्रेंड था, एक कंपेनियन था, एक गाइड. ही वॉज अ गाइड टू देम. और बहुत सी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप थी उनके साथ में. और वो क्या करते थे, उनको 2 बार विजिट करते थे मॉर्निंग में. पहला जब वो उनके यहाँ घर में ब्रेड बेचने के लिए आते थे उस सराउंडिंग में. दूसरा जब वो अपनी पूरी बास्केट जो है वो एम्प्टी करके वापस जा रहे होते थे. द ब्रेड वॉज बॉट बाय द मेड हु वर्कड एट देयर हाउस. और जो ब्रेड थी उसको खरीदने का काम किसका था? जो मेन लोफ ऑफ ब्रेड को खरीदने का काम उनके घर की मेड या फिर सर्वेंट का काम था. पीपल इन द विलेज really liked sweet bread called bowl and it was very important especially for events like weddings. और जो बोल करके जो एक मीठा ब्रेड होता था वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था. क्यों? क्योंकि उसके बिना जो वेडिंग्स हैं और जो मैरिज फंक्शंस हैं, मैरिज गिफ्ट्स हैं, वो अधूरे रहते थे. In those days the bakers wore a special dress called kabai. Kabai क्या था? एक लॉन्ग फ्रॉक लाइक आउटफिट था जो पुराने टाइम में पोर्चुगीज पीपल के इन्फ्लुएंस के टाइम पे बेकर्स पहनते थे. विच वॉज लाइक अ लॉन्ग फ्रॉक दैट वेंट डाउन टू देयर नीज. मतलब नीज के अराउंड पे लेवल पे आता था वो फ्रॉक का जो पूरा लेंथ था. Nowadays, they wear shorts that go just below their knees and people sometimes say they look like bakers when they dress like that. और आज भी अगर अब जब ऑथर जो थे वो यंग थे, जब छोटे थे, तब उस टाइम पे क्या था, 3/4 पैंट्स जो नीज से थोड़ा नीचे एंड एंकल से थोड़ा ऊंचा, इस टाइप का जो पैंट पहनने लग गए थे बेकर्स. अगर आज भी ऐसा कोई ड्रेसअप लेता है तो वो उसको क्या कहते हैं कि तुम बेकर के जैसे लग रहे हो, यू आर लुकिंग लाइक अ पैडर. Baking was a good job in the old days and bakers and their families always had enough to eat and they seemed happy and well off. और इसी से पता चलता है कि जो बेकिंग कल्चर था वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट था वहाँ पे कि जो भी बंदा बेक करता था वहाँ पे, जिनका ये पूरा बिजनेस था, दे वर ऑलवेज वेरी वेल ऑफ एंड दे वर वेल्दी एंड प्रॉस्परस. और उनको कभी किसी भी चीज़ की ऐसा कमी नहीं होती थी. ऑलराइट. So this was the chapter of Baker from Goa. I hope you liked it and it created a beautiful atmosphere जिससे हमें देखने को मिला कि bread इतना important part है गोवन culture का. हम गोवा सोचते हैं तो we think about vacationing over there, we think about the beaches and all that. But हम ये जो नया side हमको गोवा का देखने को मिला है, it is very pleasant and it is beautifully described by our author. ठीक है. So in the next lecture we'll be talking about the NCERT solutions, extract based questions and the long answer type questions. Till then, keep studying, keep revising. Thank you.